नॉर्थन हिमालय के इन ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसी है एक बहुत सुंदर जगह जो घिरी है इन ऊंचे पहाड़ों से और बसे हैं बीच बीच में कुछ सुंदर सुंदर ये घर जो आज भी भीड़ भाड़ की नज़रों से बहुत दूर है और वो है हिमाचल की बरोट वैली। जो बसी है ऊहल नदी के तट पर, जो निकलती है हिमालय की धौलाधार पर्वतमाला के ग्लेशियर से। और आज मैं निकला हूँ एक रिस्की ट्रैक पर। ये ट्रैक वन साइड अप्रोक्स 7 किलोमीटर का होने वाला है और वो है बेस कैंप। मेरे पुत्र ऐसा लग रहा है घर से आ रहे हैं ना, मैं भी है ना, पर ठीक है ना। हाँ। मैं फोन करती रहूंगी उसको। अच्छा इधर उधर नहीं जाना कहीं। भारी हो गया यार, ये तो दे देना। नहीं, टांगने वाला ज्यादा सही होता है ये कर करके थोड़ा ढीला कर दे। और फिर मैं आंटी को बाय बोलकर निकल पड़ा। बाय आंटी। पर सवाल तो खुद से ये था कि आखिर ये ट्रैक कैसा होगा। और फिर मैं अपनी ट्रैक जर्नी को पूरी करने के लिए निकल पड़ा। ये ठंड जितनी कड़क थी उतने कड़क थे हमारे इरादे। बरोट में ब्रिटिश सरकार कर्नल बेटी द्वारा सानन विद्युत परियोजना प्रोजेक्ट का कार्य चलाया गया था और वो कार्य ऊहल नदी के पानी को रोककर पंजाब और अमृतसर को बिजली उपलब्ध करवाना था। ये प्रोजेक्ट 1932 में शुरू हुआ था और 1936 में यह पूरी तरह से चालू हुआ था और फिर यह इस तरह भारत की सबसे बड़ी और सबसे पहली परियोजना बनी। और ये जो आप देख रहे हैं ये केवल पाइप नहीं बल्कि उस समय में इसका उपयोग पानी के प्रेशर को नापने के लिए किया जाता था, लेकिन साधारणतः लोग इसे उस समय का कृत्रिम वाटरफॉल समझते हैं। अभी हमारा ट्रैक अप्रोक्स 1 से 2 किलोमीटर तक इन छोटे और सुंदर घरों के पास से होने वाला था, किंतु मैं आगे के रास्ते से तो बिल्कुल अनजान था। बीच बीच में बैठकर मैं अपने उस गाइड का इंतज़ार कर रहा था जो मुझे बेस कैंप कराने के लिए आने वाले थे। लेकिन मुझे तो तब और अच्छा लगा जब वो बच्चे मुझे रास्ते में मिले। ये बना आप खुद बनाते हो, अपने फादर से बनवाते हो, खुद ही बना लेते हो? इन्होंने अपने लिए हाइट से नीचे आने के लिए एक खास गाड़ी बनाई है और ऊपर से नीचे की ओर स्पीड से आने पर इसको कंट्रोल करना तो नामुमकिन जैसा लगता है, लेकिन इनका तो हर रोज का काम था। और ये जो आप पानी देख रहे हैं ये एकदम से जो हिमालय के ऊपर ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल करके नीचे आता है और ये प्रॉपर पूरा नेचुरल पानी होता है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कहाँ लेके जा रहे हो? ऊपर खेतों में? खेतों में जा रहे हैं। अच्छा जी, तो आपको ये बोझ से वजन नहीं लगता? बचपन से? अच्छा जी। हम राजस्थान जयपुर से आंटी। हाँ जी। सांसें तो आपकी भी भरी हुई हैं वैसे, है ना? बोझ उठाना तो सांस तो भरती है। बीपी शुगर नहीं होता है बोझ उठाना। अच्छा। बीपी होता है ना, इतना बोझ उठाना है कोई 30-35 किलो का बोझ जाए। अच्छा जी। गीला होगा ना ऊपर से। हाँ जी, ये उठाना तो सांस तो भरती है। तो आंटी इधर अभी आराम कर रही हैं। अब आराम करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ। नहीं तो थक नहीं जाएंगे। अच्छा जी। एक की बार थोड़ी जाना हमने, हम जाएंगे 4-5 बार। अच्छा, 4-5 बार? हाँ जी। सुबह सुबह मतलब यही होता है? सुबह शाम। अच्छा जी। बस जंगल से पत्ते लाना। हाँ जी। ऐसे पत्ता लगाना नहीं, अभी तो खाली आना इसके साथ ना। अच्छा आंटी, पत्ते कौन से? ये पत्ते तो स्पेशल जाते हैं हम जंगल को लाने। अच्छा जी। हाँ, वो ऐसा नहीं होता है, एक और होता है।
अच्छा देसी खाद बनती है इससे। गाय के नीचे रखेंगे हम इसको, गाय के गोबर के साथ मिक्स करेंगे, अच्छा अच्छा तब देसी खाद बनेगी, तब फेंकेंगे खेत में, फिर ये आलू उगाएंगे। हाँ हाँ। यही खाद डालते हैं हम। तो मतलब ये घास से मिला के बनाते हैं ना? हमारी तरफ केवल वो खाद ही होता है जो गाय। अच्छा जी। जंगल से पेड़ के पत्ते गिरते हैं जैसे, अच्छा अच्छा। जाते हैं ना, ये देखो यहाँ पेड़ लगा के। हाँ हाँ, वो बसंत में झड़ जाते हैं और फिर इनको ले जाके गाय के पैरों में बिछा। गाय के नीचे बिछा रखे। हाँ हाँ हाँ। गाय को बैठने के लिए, और फिर मिक्स करना हमने। हाँ हाँ हाँ। तब लेके जाना है खेत में डालना, तब हमारी फसल से कोई बीमारी नहीं होती। अच्छा। कुछ भी खाओ, आलू खाओ, हमारे इससे पूरा जैविक खाद होता है इधर। वो खाद यूरिया वगैरह होता है वो यूज नहीं करते इधर? कम, अच्छा बहुत कम। अच्छा, हमारी तरफ तो उधर तो क्या है ना कि बहुत ज्यादा यूरिया खाद यूज करते हैं खेतों में। तो हम नहीं करते, मक्की में डालते हैं हम, बस थोड़ी थोड़ी से एक पेड़ में इतनी सी डालनी नीचे। अच्छा अच्छा, एक ही वो जगह। जेन्युइन होता है आपका तो इधर पूरा पूरा। अच्छा चलो, ऐसी बात है। चलते हैं, हम भी जा रहे हैं उधर बेटी हाउस से होते हुए ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं आगे। अच्छा। हाँ हाँ। और जब मैंने इन औरतों को देखा तो मेरे मन में खुद से सवाल उठा कि पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं होते, यहाँ की जिंदगी भी भारी होती है। हेलो भैया, वो मैं ना बैग में था मोबाइल और पता नहीं चला था। आ रहे हैं हम। हाँ ये मतलब पहुंचने वाले हैं बस। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा शूटिंग ले रहे थे पीछे। हाँ मतलब आंटियाँ वो कुछ ला रही थी, अभी जगह तो पता नहीं है कौन सी है। अच्छा, आप पीछे जा रहे हैं क्या? अच्छा भैया, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। आफ्टर देन मेरी मुलाकात हमारे गाइड भानु भाई से होती है, क्योंकि इनके बिना ये ट्रैक अधूरा है। आज का ये बीच कैंप ट्रैक मैं भानु भाई के साथ करने वाला हूँ, क्योंकि ये रास्ते जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही खामोश भी। चारों तरफ घना जंगल, बड़े बड़े देवदार के पेड़ और उनके बीच कई ऐसे पेड़ जिनका नाम तक शायद हमें नहीं पता। भारी भरकम जंगलों में भालुओं की मूवमेंट रहती है, इसलिए डर यहाँ एहसास नहीं, एक सच्चाई है। इसी वजह से ऐसे रास्तों पर गाइड का होना तो जरूरी होता है। इस भारी भरकम जंगलों के ट्रैक पर न सिर्फ हम 3 लोग थे, बल्कि और भी कोई थी जो हमारा इस रिस्कीटेड ट्रैक पर साथ दे रही थी, और वो थी ये वेला, जो ये हमारे साथ रहकर हमें लगातार चलने के लिए मोटिवेट कर रही थी। आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये ट्रैक मेरे और जसदीप के जीवन का पहला अद्भुत ट्रैक होने वाला था। तो अभी इधर तो कुछ पेड़ भी नहीं है। नहीं, रीजन नहीं होते ना। हाँ, रीजन क्योंकि रीजन ये है कि हर जगह प्लांटेशन नहीं होती, कुछ जगह मेडोज होते हैं। अच्छा तो ये मेडोज हम इसलिए देते हैं ताकि इस टाइम जैसे कोई ब्लैक बियर हो ना, अच्छा तो हमें दूर से पता लग जाए। जंगलों में पता नहीं लगता है, अच्छा अच्छा, ऐसे ओपन मेडोज में पता लग जाएगा। खुला है तो दूर दूर तक अपन देख सकते हैं। जाता है, विजिबिलिटी है ना दूर दूर तक। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, वहाँ से करेंगे। अरे वाह वो यार। जो ऊपर दो पेड़ बैठे ना, लगातार अथक चलते रहने के बाद हमने यहाँ तक ट्रैक की आधी दूरी तय की, और यहाँ कुछ देर आराम करने का मौका मिला। तभी खुले में आराम करने की जब मैंने वजह जानी तो उत्तर में मुझे बताया कि अपनी तरफ आते हुए कोई भी जंगली जानवर को हम दूर से देख सकते हैं, और यदि वो अपने ऊपर अटैक करने वाला है तो हम सतर्क होकर उसका सामना करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ इन जंगलों का ऑक्सीजन लेवल बहुत शुद्ध था। ट्रैक इतना अच्छा था
कि यहाँ थकान केवल पैरों को थी, दिलों को नहीं। और तभी हमें नजर आती है ये माउंटेन पर पड़ी ये हल्की स्नो। दुर्भाग्य से मेरे माइक ने शुरू से ही साथ छोड़ दिया, जिस कारण मुझे भानुबाई की वॉइस को रिकॉर्ड करने में बहुत बाधा हो रही थी। तभी मैंने इनसे पूछा कि जब कभी आपको लकड़ी की ज़रूरत पड़े तो क्या आप भी यहीं से लेकर जाते हैं? तो भानुबाई ने कुछ ऐसा कहा, जैसे हमको भी लानी हो ना, हमको भी ऐसी जगह पे आना पड़ता है और यहाँ से लेनी पड़ती है लकड़ियाँ। तो भाई ये लकड़ियाँ पड़ी हुई ये हैं। होता है कि अपने आप खत्म होगी लकड़ियाँ, हम किसी ग्रीन चीज़ को निकालें, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके लिए कोई कानूनी नियम नहीं है ना? है, बट अगर वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा बड़ा पेड़ होगा ना, हाँ। तो वो फॉरेस्ट के अंदर जाता है, फॉरेस्ट फिर उसको अपने हिसाब से मैनेज करती है। अच्छा। बट ये है कि जैसे गाँव वालों को कुछ कुछ चीज़ों के लिए हमने दिया होता है, चाहे आप घर के लिए यूज़ करें, नॉर्मल लकड़ियाँ ले सकते हैं। अच्छा। जैसे नीचे गिर गई है, अच्छा, छोटी छोटी लकड़ियाँ। ये आप ले सकते हैं, अच्छा। ये कर सकते हैं। जैसे जैसे हम हाइट की ओर चढ़ते जा रहे थे, ठीक वैसे हमें स्नो की मात्रा बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इस स्नो की चमक बहुत खूबसूरत लग रही थी कि जैसे इन पहाड़ों के ऊपर चांदी की चादर बिछी पड़ी हो। तभी इसी माउंटेन रेंज पर मेरी नज़र एक ऐसे मड हाउस पर पड़ती है जो काफ़ी पुराना था। ये दिखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन इस मड हाउस के आज भी ताला लगा हुआ था। और फिर जब मैंने इसे करीब से देखा तो पता चला कि ये मड हाउस पूरी तरीके से मड हाउस तो है ही नहीं। इस मड हाउस में बीच बीच में पत्थर और लकड़ियां लगी हुई थी, और इन सब के संयोग से मिलकर ये मड हाउस तैयार किया गया था। इन लकड़ियों की उम्र करीब 100 साल से भी ज़्यादा की होती है, और इन लकड़ियों की वजह से ये घर अंदर से अपना टेम्परेचर बनाए रखता है, जिससे कि इस कड़कती हुई ठंड से बचा जा सके। ये ट्रैक मुझे मेरे जीवन का एक नया एहसास दिला रहा है, और ना जाने मैं इन पहाड़ों में कैसे खो गया। लेकिन मैं बीच रास्ते में पड़ने वाली ये मैजिकल टनल को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, और जिस टनल के लिए मैं इतना उत्साहित था कि मुझे पता तक नहीं चला कि कब मैं उस टनल तक पहुंच गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया की हाईएस्ट नैरो गेज लाइन। अच्छा। रेलवे लाइन। अच्छा अच्छा। इंडिया की हाईएस्ट है, नॉन ऑक्टिव है, और पता नहीं है, ये देख सकते हो। अरे यार, ये तो भैया यार बड़ा प्यारा दृश्य है यार। क्या ठीक है? यार, इधर देखो। और इधर ये है मैजिकल टनल। मैजिकल टनल। अब मैजिकल क्यों है मैं बताता हूँ, मैजिकल क्यों है। अब इस साइड का व्यू देख लो, देख लिया आपने, इस साइड का सारा व्यू देखा है ना, हाँ स्नो कैप से लेके। हाँ। उस साइड का व्यू रिमाइंड कर लिया ना। हाँ हाँ। आ जाओ, उस साइड का व्यू। भाई क्या फीलिंग है यार। भाई इधर 1 मिनट भैया। वाह यार, क्या दृश्य भाई। उस साइड का व्यू और इस साइड का व्यू। हाँ यार। That's why we called it magical tunnel। मैजिक चेंज आता है एकदम, मैजिक चेंज आता है एकदम। और फिर लगातार चलते हुए मैं पहुंचा इस माउंटेन रेंज की दूसरी तरफ, जहां से दिखता है हिमाचल का जोगिंदरनगर। ये नैरो गेज लाइन जो असल में सानन पावर हाउस के लिए ब्रिटिश काल में बनी एशिया की सबसे ऊंची होलेज ट्रॉली प्रणाली है, जो लगभग 100 साल पुरानी है। इसका निर्माण 1930 के दशक में सानन प्रोजेक्ट के लिए किया गया था, जो हिमाचल में अब ये एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। अब सवाल तो ये आता है कि आखिर इसको इतनी हाइट पर क्यों बनाया गया। नैरो गेज लाइन है, अच्छा। नॉन ऑपरेटिव है, तो अगर ये चल पड़े तो इंडिया की हाईएस्ट है। नॉन ऑपरेटिव में भी हाईएस्ट लाइन है नैरो गेज। अच्छा। ये इसमें लकड़ियाँ, इंडिया की ये अच्छा लकड़ियाँ किसकी लगी हुई है, कुछ आइडिया? इनकी उम्र लंबी होती है, मतलब लकड़ियों की। ये कनक किसी बेटी ने बनाई थी। अच्छा, उसी ने?
और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, हाँ जी। जो आपने नीचे बरोड जितना भी कैप्चर करा है ना, हाँ जितना जी। भी आपने बरोड में डैम देखे हैं, अच्छा अच्छा उस टाइम बरोड में कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। जितना भी डैम का मटेरियल है वो सब इसी से लाया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वाह यार। तो ये ट्रॉली प्रणाली सानन जल विद्युत परियोजना के प्रोजेक्ट के भारी सामानों को ऊपर लाने के लिए किया गया था और फिर इस तरह बरोड तक पहुंचाना था। ये नैरो गेज लाइन पठानकोट जोगिंदर नगर से बरोड तक जाती है और अब इस ट्रॉली सिस्टम प्रणाली को एशिया की सबसे ऊंची होलेज ट्रॉली सिस्टम के लिए जाना जाता है। ये ट्रैक आज भी इतना मजबूत है और जिसके पीछे का कारण है ये स्ट्रॉन्ग देवदार की लकड़ी। ये मेरे सामने बसा है पूरा जोगिंदर नगर। तो अभी है ना जो भैया ये ऑपरेटर कर रहे हैं ना, तो उन्होंने हमें एविंस कैंप अंदर से देखने के लिए इजाज़त दे दी है। तो अब है ना हम आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं। कितना बड़ा पहिया है, घूमता है यार, और यही उस ट्रेन को खींच पाता है इतनी हाइट तक। भाई कितनी पावरफुल होगी भाई ये, हाँ कितनी पावर लगानी पड़ती है इसके लिए। ये चलने वाली हाई पावर की मोटर जो कि नीचे से आने वाली ट्रॉली को ऊपर की ओर खींचने का काम करती है। ये मेटल की पट्टी इंगित करती है कि मशीनरी सिस्टम स्विट्जरलैंड कंपनी द्वारा बनाई गई है कि 9 फरवरी 2022 को इस कंपनी को रिन्यू कर दिया गया था। और ये ग्राफ पट्टिका पर लगा एरो बताता है कि अब ट्रॉली ऊपर की ओर आ रही है। इस एरो को आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि जैसे जैसे वो ट्रॉली ऊपर की ओर आती है तो ये एरो भी ऊपर की ओर चलता जाता है। आज का ये ट्रैक मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रैक बना, जिसे भूलना तो काफ़ी नामुमकिन था क्योंकि ये ट्रैक मेरी लाइफ का पहला ट्रैक था और ये इतना अच्छा होगा मैं इससे बिल्कुल भी अनजान था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीपक एक्सप्लोरर।